हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन यूनिवर्स डबल टू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल कोलेमन साइकिल की। जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो बेसिकली बेल कोलेमन साइकिल पे डिपेंड होता है। और जो बेल कोलेमन साइकिल है इसको डेवलप किया था बेल कोलेमन और लाइट फुट ने। ये दो लोग थे जिन्होंने इसको डेवलप किया। और इसको डेवलप उन्होंने क्या किया कि जो जूल साइकिल था, जूल साइकिल को रिवर्स कर दिया। और उस साइकिल को रिवर्स करने से क्या हुआ, बेल कोलेमन साइकिल की इन्वेंशन हुई। और इसी वजह से इस साइकिल को हम दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल। इसी वजह से इसको रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि बेल कोलेमन और लाइटफुट ने जूल साइकिल को रिवर्स करने के बाद इस साइकिल को डेवलप किया था। और इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम को काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली इसको शिप्स में यूज़ करते हैं। शिप्स में किस लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली फॉर कैरिंग फ्रोजन मीट। तो इस चीज़ को बैलेंस करने, इस चीज़ को सेम प्रोसेस में रखने के लिए फॉर फ्रोजन मीट्स, इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी करने के लिए इस साइकिल का यूज़ करते हैं। और इस साइकिल को हम जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके जो मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंप्रेसर है, कूलर है, एक्सपेंडर है, रेफ्रिजरेटर है, ये इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। और बेल कोलेमन साइकिल, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। दिस साइकिल आल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। और इस साइकिल को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम पे भी दिखा सकते हैं, जिसके लिए इसका हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जिसको पीवी डायग्राम कहते हैं, दूसरा टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम जिसको टीएस डायग्राम कहते हैं, इन दोनों ग्राफ्स पे भी इस पूरे प्रोसेस को हम दिखा सकते हैं। और इसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट और दिस इज सेकेंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैं मानता हूँ कि जो मेरा जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे मेरा जो प्रेशर है वो P1 है, टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है। तो 3 पैरामीटर मैंने इसमें एज्यूम किए हैं कि पहले पॉइंट पे प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम V1। अब मीडियम एयर है तो हमारे पास ये स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। अब मैं पहली बात करता हूँ कि ये जो पूरी प्रोसेस है बेल कोलेमन साइकिल, इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली 4 प्रोसेस हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस है इसमें जो है कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस इसके अंदर है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और फोर्थ प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। तो ये पूरा जो साइकिल है ये 4 प्रोसेस का बना हुआ है। तो सबसे पहले है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इस प्रोसेस में क्या है कि जो हमारे पास जो कोल्ड एयर है रेफ्रिजरेटर से, वो आती है हमारे पास कंप्रेसर में। कंप्रेसर में क्या होता है कि यहाँ आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस होता है, और जिससे हम पीवी और टीएस डायग्राम पे भी दिखा सकते हैं कि जब किसी चीज़ को हम कंप्रेस करते हैं उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन उस दौरान स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा।
ड्यूरिंग कंप्रेशन। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही हीट रिजेक्ट होती है। और ये एडियाबैटिकली प्लस आइसेंट्रोपिक है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक इसलिए कि इस प्रोसेस के दौरान जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैं पीवी डायग्राम पे इसको दिखाना चाहूँ कि मैं 1 से 2 पेज में जा रहा हूँ इसके अंदर, कि मेरे पास ये फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज़ सेकंड पॉइंट, और ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मेरे पास जो वॉल्यूम है वो V1 है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, V2 है। इनलेट पे वॉल्यूम V1 है, आउटलेट पे V2 है। तो देख सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम मेरा यहाँ से यहाँ तक था, अब जो फाइनल वॉल्यूम है वो V2 है, तो जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। और ऐसे ही अगर मैं प्रेशर को देखना चाहूँ, मेरा इनिशियल प्रेशर P1 था, लेकिन अब जो मेरा प्रेशर है वो P2 हो गया है, प्रेशर है वो बढ़ गया है। अब इसी चीज़ को अगर हम TS डायग्राम पे देखना चाहें, अब एंट्रोपी है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है। 1 से 2 पे जाएंगे, ठीक है। तो 1 से 2 पे जैसे हम जा रहे हैं तो ये मेरे पास क्या हुआ, 1 से 2 पे अगर मैं देखता हूँ एंट्रोपी मेरी क्या है, S1 इक्वल टू S2, और जो टेम्परेचर है वो मेरा T1 है और आउटलेट पे T2 है। टेम्परेचर बढ़ गया है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो ये मेरी पहली प्रोसेस है। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। अब जैसे नाम से ही पता चलता है कि कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि अब जो आउटलेट है कंप्रेसर का वो अब कूलर का इनलेट हो गया है और इसका आउटलेट नंबर 3 होगा। 2 से 3 की जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ डायग्राम को देखूँ तो मेरा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहने वाला है 2 से 3। तो कह सकता हूँ कि P3 इक्वल टू P2। और इसके बाद क्या है कि पूरी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, P3 इक्वल टू P2 है। तो इसमें क्या है कि जो टेम्परेचर है हमारा वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी जो हीट है वो उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो हीट है वो रिजेक्ट होती है, जो रेफ्रिजरेशन मीडियम एयर है वो कूलिंग वाटर में रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो प्रोसेस है यहाँ पे 2 से 3 पे मेरा जो रिजेक्शन होता है, और हीट रिजेक्शन से क्या हुआ कि मेरा जो टेम्परेचर है वो डाउन चला गया है। टेम्परेचर डाउन चला गया उसको तो मैं दिखा सकता हूँ TS डायग्राम पे। अब मेरा जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 पे आ गया है और ये मेरा T3 टेम्परेचर है और यहाँ मेरी एंट्रोपी S3 है, और 2 से 3 पे मेरा रिजेक्शन हो गया हीट का। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो हीट रिजेक्शन हुई है कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस के दौरान, तो उसको मैं दिखा सकता हूँ कि अगर मैं उसको लिखना चाहूँ, जो प्रोसेस मेरी दूसरी प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कूलिंग प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो हीट रिजेक्ट हुई है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ कि जो QR है मेरे पास वो हुआ मेरा Q 2 से 3 जो प्रोसेस हुई, और वो है दैट इज CP T2 माइनस T3। तो ये मेरा हीट रिजेक्शन हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो अब मेरा आउटलेट है कूलर का 3 नंबर पे, अब ये एक्सपेंडर के लिए इनलेट हो गया है, और एक्सपेंडर का जो आउटलेट है वो नंबर 4 है। अब मेरी प्रोसेस 3 से 4 के बीच में होगी। अब क्या है कि जो टेम्परेचर जो T3 है जब वो एक्सपेंडर से पास करेगा, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है एयर का वो क्या होगा, यहाँ पे वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। और प्रेशर है 3 और 4 का जो प्रेशर है वो हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर मेरा यहाँ है 3 से मैं 4 पे आ जाऊँगा, और जो 4 पॉइंट है मेरा ये मेरा एटमॉस्फेरिक के इक्वल होता है। मतलब कि प्रेशर में रिडक्शन आ गया है, और यहाँ अगर मैं देखता हूँ मेरा टेम्परेचर में भी रिडक्शन आ गया। टेम्परेचर मेरा अब हो गया है T4, लेकिन प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो अगर ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो मेरी एंट्रोपी है वो रिमेन्स कांस्टेंट S3 इक्वल टू S4।
एंट्रोपी मेरी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन एक चीज़ अगर मैं देखूं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ है तो उससे क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है मेरा स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में मेरा जो वॉल्यूम था वो V3 था, वॉल्यूम मेरा V3 था। अब इसमें क्या हुआ कि जो V3 वॉल्यूम था वो बढ़ के क्या हो गया है V4, स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो मेरा बढ़ गया है एक्सपेंशन की वजह से। लेकिन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो इस प्रोसेस के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि यहाँ ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही हीट रिजेक्ट होती है, ठीक है। अब लास्ट जो प्रोसेस मेरे पास है वो है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। अगर मैं 4 नंबर की बात करूँ वो है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि जब 4 से 1, अब जो 4 मेरा एक्सपेंडर का आउटलेट था वो रेफ्रिजरेटर के लिए इनलेट हो गया है और यहाँ पे 1 मेरा आउटलेट हो गया। प्रोसेस 4 से 1 के बीच में होगी। तो जब ये रेफ्रिजरेटर में जाएगा हमारे पास, इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो कोल्ड एयर एक्सपेंडर से रेफ्रिजरेटर में जाती है उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि प्रोसेस क्या है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर। तो जब प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, जो मेरा पीवी डायग्राम में देखता हूँ 4 से 1 प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहेगा, P1 इक्वल टू P4 प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अगर टीएस डायग्राम पे मैं देखता हूँ कि मेरा जो मैं 4 से जब 1 की तरफ जाता हूँ, जब मैं 4 से 1 पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा टेम्परेचर स्टार्टिंग में T4 था वो बढ़ के T1 हो गया है, टेम्परेचर मेरा बढ़ गया है। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह क्या रही कि 4 से 1 के दौरान रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि मैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, रेफ्रिजरेटर ये मेरा स्पेस था तो उसने क्या कि सराउंडिंग से जो हीट थी उसको एब्जॉर्व कर लिया है, दैट इज QA। तो 4 से 1 के दौरान क्या हुआ, हीट एब्जॉर्व हो गई है, दैट इज QA। तो हीट एब्जॉर्ब से क्या हुआ कि मेरा जो टेम्परेचर आउटलेट तक जाते जाते थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन सराउंडिंग को उसने ठंडा कर दिया है। तो इस वजह से इस प्रोसेस में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर मैं देखना चाहूँ, मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम V4 था, अब बढ़ के V1 हो गया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ गया है, प्रेशर कांस्टेंट है और एट लास्ट टेम्परेचर 1 मेरा बढ़ चुका है थोड़ा सा, लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 4 से 1 में प्रोड्यूस हो चुका है हीट को एब्जॉर्व करने से। तो इसमें क्या हुआ कि जो हीट एक्सट्रैक्ट हुई है इसको हम बोल सकते हैं हीट एक्सट्रैक्ट हुई है रेफ्रिजरेटर में, या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, या हीट एब्जॉर्ब हुई है ड्यूरिंग दिस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो वो किसके इक्वल होगी, अगर मैं देखूं दैट इज क्या हुआ एब्जॉर्प्शन, वो प्रोसेस हुई मेरी 4 से 1 के बीच में, सो दैट इज CP और T1 माइनस T4। तो इस दौरान हम देख सकते हैं कि आज हमने जो स्टडी किया वो बेल कोलीमन साइकिल था। क्यों इसको बेल कोलीमन बोलते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, और कैसे इसमें PV और TS डायग्राम को हम प्लॉट करते हैं, और कैसे हीट रिजेक्ट होती है 2 से 3 पे, और 4 से 1 पे कैसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हमने जर्नल डिस्कशन की है बेल कोलीमन साइकिल की। अब इसकी जो COP फाइंड आउट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको शेयर कीजिए, NUniverse22 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नई वीडियो के बारे में। और अगर आप इसकी COP को फाइंड आउट करना चाहते हैं, कैसे बेल कोलीमन साइकिल की COP हम फाइंड आउट करेंगे, आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं हाउ टू फाइंड आउट COP ऑफ बेल कोलीमन साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।